हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, 498A 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट और तमाम इधर उधर के केसेज, जिसमें कई बार कुछ सिविल केसेज भी इनको इन्वॉल्व हो जाते हैं, चोरी के केस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। होता केवल मैट्रिमोनियल मैटर ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी उसका पार्ट बन जाती हैं। अब इन चीज़ों को अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, अगर एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है तो ज़्यादा बेहतर उसके लिए ये था कि वो अपने हस्बैंड से बात करे कि भैया मुझे आपके साथ नहीं रहना और अभी मुझे अलग रहना है, और इस चीज़ को निपटा लेते हैं एमिकेबली। और जो डिमांड होगी वो डिमांड अपने हस्बैंड की पॉकेट के हिसाब से और रीजनेबल ही रखे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि कोई भी लड़की जब अलग जाती है और अपने राइट्स की बात कर रही होती है, उस समय पे वो कुछ गाइडेंस लेती है। उस समय पर उसको गाइड कर दिया जाता है इस प्रकार से कि भैया ऐसा है, तुम्हारे पास तो बहुत सारे राइट हैं, तुम तो इस पे इतना दबाव डाल सकती हो कि अपना घर बेच के भी तुमको देगा। इस प्रकार की लिटरली कमेंट्स आती हैं। अब लड़की सोचती है वास्तव में ऐसा कुछ होगा। वो क्या करती है, इसी प्रकार के शब्दों में आकर के ये सारे मुकदमे पंजीकृत करा देती है। और पंजीकृत भी जब कराती है तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एफआईआर जो आप लोगों की आती है उनमें आपका कहना होता है कि साहब इसका 10% भी पार्ट ट्रू नहीं है, अधिकतर कंटेंट फॉल्स है। तो जब ये एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद जब पति इस एफआईआर को डील कर लेता है, बेल ले लेता है, ट्रायल शुरू हो जाता है, वहां से पत्नी की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे केस डीवी का हो, चाहे केस 498 का हो, चाहे 125 का हो, जब एविडेंस का मामला आता है तो एविडेंस के टाइम पे लड़की के बहुत सारे झूठ उजागर होते हैं, क्योंकि अगर उसने अपनी पिटीशन में गलत लिखा है तो कितना उसको सस्टेन करेगी, कहीं ना कहीं वो निकलेगा ही और बेइज्जती होने लगती है। लेकिन अब बात करें मेंटेनेंस की, भाई पैसा तो मिल ही रहा है, ये भी इतना आसान नहीं है। लड़की को पैसा बहुत आसानी से नहीं मिलता। पहले तो उसे इंटरिम तक के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। बड़ी सिटीज़ में तो फिर भी जल्दी इंटरिम लग जाता है, लेकिन छोटी जो जगहें हैं वहाँ पर 1-1 साल, 1.5 साल, में 2-2 साल भी निकल जाते हैं केवल इंटरिम बंधने में। फिर चलो इंटरिम बंध गया तो क्या मिलने लगता है, फिर मिलने में भी सामने वाले डीले टैक्टिक्स अपनाते हैं और इंटरिम नहीं मिलता। यानी कि 1 महीने 2 महीने की अमाउंट लेने के लिए भी बहुत सारा हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं था कि आप आराम से अलग हो जाते, ये केसेज की कोई भी हैरेसमेंट नहीं होती और जो पैसा आराम से मिल सकता वो आप ले लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर हस्बैंड की बात करते हैं। हस्बैंड को इन केसेस से क्या मिलता है? हस्बैंड को भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फाइनेंशियली उसका बहुत नुकसान होता है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 केस चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, अपना काम खराब होता है। इन सब चीज़ों से मेंटल हैरेसमेंट होती है, प्लस फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस चीज़ को एमिकेबली सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि जिद पे अड़ा जाए। अब बहुत चीज़ें हैं। देखिए, अगर अभी मैं जोश भरा भाषण दे दूं तो सब कह देंगे कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? जब लड़की वाले कहते हैं कि हमें सेटलमेंट करना है और वो कोई हवाई बात ना करके धरातल की बात करते हैं, एक फिगर बताते हैं, अगर उस समय पे लड़का ये कह देना मैं तो देता ही नहीं, 1 रुपया नहीं दूंगा, लड़ लो कोर्ट में, तो उससे होगा क्या? जितना पैसा लड़के से मांगा जा रहा है उससे कई ज़्यादा पैसा तो उसका कोर्ट में लग गया और बहुत सारा समय खराब हो गया, और लास्ट में जब डाइवोर्स हुआ तो कोर्ट ने एक एलिमनी ग्रांट कर दी। तो आप कहां जाकर के बैठे? आप हिसाब लगाओ। तो इसलिए हमेशा हमको प्रैक्टिकल रह करके चलना चाहिए। अब गलती किसकी है किसकी नहीं है वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात पकड़ते हैं कि भैया अगर शादी हो गई, अभी नहीं चल रही है, चाहे किसी भी वजह से, और अलग हो रहे हैं और चीज़ें लीगली खत्म होती हैं, तो लीगली कोर्ट हमेशा डाइवोर्स के केस में कुछ ना कुछ एलिमनी आपके ऊपर लगा देगा। अब आपको अपनी इनकम के हिसाब से तय करना है कि भाई आपकी एलिमनी कितनी होगी, और अगर उस एलिमनी से कम अमाउंट बाहर दे के आपका सेटल हो रहा है बिना केस लड़े, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है। वहां पे सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, फिर आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेटलमेंट की प्रोसेस आगे कैसे बढ़े, क्योंकि यहां बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं, प्रोसेस पता नहीं होती, आउट ऑफ द कोर्ट ही पैसा देके बैठ जाते हैं, चाहे क्या कुछ भी देके बैठ जाते हैं, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। उसके बाद वो लोग सारे केस करते हैं पैसा लेने के बाद। तो इस प्रकार के अनेकों केस होते हैं। तो इसलिए सेटलमेंट तो ठीक है कि अगर दोनों पार्टी एक एमिकेबल सेटलमेंट पे आ गई, आपने भी प्रैक्टिकल सोचा, उन्होंने भी प्रैक्टिकल सोचा, लेकिन इसके बाद यह ध्यान रखना है कि अपनी सेफ्टी रखते हुए हमें इस सेटलमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पूरा करना है, यह इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो अगर आप इसी तरह से दोनों पार्टी चलेंगे तो सही बता रहा हूं, दोनों पार्टीज का हैरेसमेंट बचेगा, और अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर नेगेटिव इंपैक्ट जो सालों तक पड़ता रहता है और वही सब देखते हुए बड़े होते हैं, वो भी नहीं होगा। और जिस सिचुएशन में आज आप दोनों ही पार्टीज बैठी हैं, इस सिचुएशन से काफी अच्छी सिचुएशन में आप खुद को महसूस करोगे। तो कोशिश करिए मैच्योरिटी से इसे डील कीजिए। अगर जस्ट किसी के कहने में आकर के आप ये सारी चीजें कर रहे हैं कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ये सच्चाई नहीं है। दोनों ही पार्टीज को कुछ नहीं मिलेगा, दोनों ही पार्टीज का
भरपूर नुकसान इसमें होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।